Hello everybody, welcome back. So dear students, नीट 2022 जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था, बॉटनी हमने कवर कर ली थी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जूलॉजी, यानी कि 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, fatty acids and glycerols cannot be absorbed into the blood। बिल्कुल सही बात है, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है 90 से 92% वाटर है। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट, स्पेशलाइज्ड lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into the lymphatic vessels and ultimately into the blood। Absolutely correct बच्चे, दोनों ही स्टेटमेंट्स एकदम सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 52 पर आइए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। यानी कि जब सर्टोली सेल का हेड एम्बेडेड हो जाता है स्पर्म्स में और उसको बाहर लेकर जाता है, रिलीज करवा देता है स्पर्म्स को, उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। दैट्स राइट। दूसरा लिखा है spermiogenesis। Meiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonium। This is incorrect। तो आपका आंसर होगा बच्चों, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not the function of conducting part of the respiratory system। बताइए आप लोगों ने क्या यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होता है कंडक्टिंग पार्ट का। कौन से पार्ट की बात हो रही है बच्चों, कंडक्टिंग पार्ट। बहुत ही आसान बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि जो डिफ्यूजन है वो कंडक्टिंग पार्ट में नहीं होती, वो तो रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट में होती है ना। तो ऑप्शन डी होगा ऑफ कोर्स। चलो, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल। क्या नाम है उस मॉलिक्यूल का, साइक्लोस्पोरिन ए। बताइए कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो उसको प्रोड्यूस करता है बच्चों। क्या आंसर लिखा था आपने, ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। मैंने याद करने का तरीका बताया था, पॉली साइक्लोस्पोरिन। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 55, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग every 100 ml of oxygenated blood carry। बच्चों जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो 5 ml, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो 4 ml CO2। ऑक्सीजनेटेड में 5 ml ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड में 4 ml CO2। चलो क्वेश्चन नंबर 56, टेगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। आपने लेयर्स के नाम सुने, सेगमेंट्स के नाम सुने, तो कॉकरोच की जो ये सेगमेंट है वो कहाँ से अराइज करती है। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्रो, मीजोमेटा या फिर प्रो एंड मीजो। क्या लगता है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोथोरिक्स। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर प्रोथोरिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाओ। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है बच्चों, बताइए। हम ऐसी स्पीशीज को कंजर्व करेंगे जिनका हाई रिस्क होता है एक्सटिंक्शन का। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज। आपको इसके दो आंसर्स मिल जाएंगे, कहीं पर लिखा होगा ओनली एंडेंजर्ड स्पीशीज, है ना, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ ऐसी स्पीशीज की जो कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस करती है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, detritivores break down detritus into smaller particles and this process is called fragmentation। सबसे पहले अर्थवर्म यही काम करता है, जो detritivores है वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों, a dehydration reaction links two glucose molecules to produce maltose। अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है तो बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माल्टोस। जो माल्टोस का फॉर्मूला क्या होगा,
C12H24O11 या फिर C12H22O11, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन किस में से, डी और सी में से। लास्ट के दो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं बच्चों, आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो कम ऑन बच्चों, फटाफट से देख लो। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और काफी बच्चों को इसका करेक्ट आंसर पता भी था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेलेक्टेड द रॉन्ग आंसर। क्या है बच्चा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 59, और ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, C12H22O11। ठीक है। Identify the asexual reproductive structures associated with penicillium। बेटा पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है कोनिडिया को, पेनिसिलियम किसको प्रोड्यूस करेगा? कोनिडिया। ठीक है, ये बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? चलो कम ऑन बेटा, देख के पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं, जबकि वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, है ना। तो ये हो गई गलत स्टेटमेंट। सो आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आपसे क्या पूछा है? गलत कौन सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? गलत कौन सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? बताओ बच्चों। चलो, RER has ribosomes attached to surface, सही बात है। SER is devoid of ribosomes, सही बात है। SER is the synthesis of lipid, लेकिन ये गलत है। लिखा हुआ इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER is present। बेटा ओनली राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा था बेटा, इससे इजी क्वेश्चंस तो आ नहीं सकते हैं, है ना। ये है करेक्ट सीक्वेंस, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, देखकर पता चला फर्स्ट वाला ही करेक्ट है कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। अरे बहुत आगे चले गए भाई, रुको रुको रुको। In which of the following animals the digestive tract has additional crop and gizzard? इनमें से किसके अंदर जो क्रॉप एंड गिजार्ड है वो एडिशनल है? बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ। एव्स यानी कि बर्ड्स के अंदर जो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इट हैज सम एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। तो हमें सिर्फ बर्ड्स यानी कि एव्स के बारे में बात करनी है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। ये फिश होती है, ये क्या है? टोड यानी कि मेंढक है, और आपका इसमें कैमलिन रेप्टाइल। ठीक है, तो फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल हो गए, इनमें तो होता ही नहीं, तो वो गलत है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 65। दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, आपको सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। पढ़ते हैं जरा। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। फिर है माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। इवन इफ वी डोंट नो अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड तो फॉर श्योर आप सभी को पता होगी कि जो माइकोप्लाज्मा है उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो सेकंड वाली तो गलत है ही है ना। तो बेटा इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है, और इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, राइट। अब स्टेटमेंट 1 पे थोड़ा सा जोर डालिए। अब देखिए कि स्टेटमेंट 1 आपको सही पता है या नहीं पता है, ये सोचना है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर के साइज से भी पास हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 66। नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, साफ पता चल रहा है न्यूरोगेलिया। हमने ये नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। न्यूरॉन्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देने के लिए जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं वो न्यूरोगेलिया होते हैं। ठीक है, 67। कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है?
दैट मीन्स यूरिक एसिड की बात हो रही है, और ये देखा जाता है बर्ड्स में, और बर्ड्स का एग्जाम्पल है पावो। मुझे आप बताओगे कमेंट्स में ये पावो किसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर 4 है। अब आप लोग बताने वाले हो पावो किसका साइंटिफिक नेम, ठीक है जी। चलो ये बताओ, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। ये सही है या फिर ये गलत है? जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सब कॉर्डेट है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब रीजन देखते हैं। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट्स। ये क्वेश्चन नंबर 68 के दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी कॉर्डेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, इसीलिए सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 69 आपको करेक्ट मैच करना है और बताना है। चलो, पूछा है आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स में, टेटनी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस causing rapid spasm, myasthenia gravis genetic disorder resulting in weakening and paralysis, and muscular dystrophy autoimmune disorder causing progressive degeneration of skeletal muscle। कौन सा करेक्ट है बच्चों, बता दो, कम ऑन। सबसे पहला ही करेक्ट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, ऑस्टियोपोरोसिस, अरे सेम उससे आगे क्वेश्चन, चैप्टर 20 से आगे बेटा, 11th क्लास का, इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। ये असर्शन है, और इसके रीजन में लिखा है common cause of osteoporosis is increased level of estrogen। क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? बेटा फर्स्ट वाली तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाली गलत, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, राइट। चलिए, इन E. coli strain I gene gets mutated and its product cannot bind to the inducer molecule। If the growth is provided with lactose, मीडियम में लैक्टोज है, what will be the outcome। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया ई कोलाई के अंदर जो आई जीन है उसमें म्यूटेशन हो गई है, ठीक है भाई, और ग्रोथ मीडियम में आपने क्या दे दिया, लैक्टोज दे दिया, राइट। क्या होगा, चलो ट्राई करो। ये तो एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको पता होगा आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, है ना बेटा, डी। क्योंकि देखो, जो आई जीन होता है वो रेगुलेटरी जीन होता है, और इसका काम होता है रिप्रेसर प्रोटीन को बनाना, इट कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। तो अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई तो रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनेगा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, और इसी बात का फायदा उठाएगा आरएनए पॉलीमरेज भागते हुए प्रमोटर रीजन से बाइंड करने, ठीक है जी। चलो, इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज हो रहा है ये बताइए, अगर डीएनए की मॉलिक्यूल की लेंथ 1.1 मीटर है तो कितने बेस पेयर होंगे? बेटा ये तो हमें पता है, ये हैप्लॉइड है, 2.2 मीटर होता है डिप्लॉइड कंटेंट, राइट। उसमें 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं, तो हैप्लॉइड में कितने होंगे, 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 बेस पेयर। ये बच्चे मैंने ना गलती से यहाँ पर, ये 6 था, ये 9 लिख दिया है, इट वॉज 6, ठीक है। तो जहां भी आपके ऑप्शन में 9 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। 73, which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis। बता दो, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में एकदम कटु सत्य है, लेकिन oogenesis के बारे में ट्रू नहीं है। कम ऑन, पहली स्टेटमेंट तो सही है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, है ना। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ट्रू है, लेकिन oogenesis के बारे में ट्रू क्यों नहीं है, होना चाहिए था, क्यों भाई? अब सिंपल सी बात है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आपसे पूछा है,
कि ऐसी स्टेटमेंट चुनो जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू हो लेकिन oogenesis के लिए नहीं। तो बेटा ये तो दोनों के लिए ट्रू है, तो ये तो हटा ही दो। सेकेंड है डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ये बिल्कुल सही बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा ही होता है, जबकि oogenesis में ये जो डिफ्रेंसिएशन है बर्थ पर ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वहां पर क्या हो रहा है, माइटोसिस। ठीक है जी, अगला देखिए, मियोसिस अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल प्रोडक्शन। अच्छा, फिर है इट इज कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। बेटा ये तो दोनों के लिए ट्रू है, इसको भी हटा दो। ऑप्शन डी कहाँ है, ये ऑप्शन डी, ये तो गया। ठीक है ना, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी पे ही होता है। ठीक है, तो बेटा बी करेक्ट है, सी वाला भी ठीक है ना, और ऑप्शन ई। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन 4 BCE ओनली। ठीक है जी, क्योंकि ए वाला हमने ऑलरेडी गलत बता दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 74, वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट बोन्स को जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट होता है। 74 बताओ बेटा, क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, 75 का बताइए, मियोसिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है रिगार्डिंग मियोसिस। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ना, ये बार बार आगे पीछे क्यों हो रहा है? चलो आई थिंक अब ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 बताइए, मियोसिस के बारे में गलत लिखा हुआ है, DNA रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। बिल्कुल गलत है, इंटरफेस का होता है एस फेज। ठीक है, चलिए बेटा दो स्टेटमेंट्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। क्या बात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 76 में जो पहली स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में यही होता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उसमें अटैक करेंगे अपने सेल को। ठीक है, चलो ये बताओ, नेचुरल सिलेक्शन जिसमें ज्यादातर इंडिविजुअल मीन कैरेक्टर के अलावा किसी वैल्यू को अक्वायर करते हैं, तो बेटा वो डायरेक्शनल होती है। मतलब मान लीजिए पॉपुलेशन में 2 किलो के बच्चे हैं, 3 किलो के बच्चे हैं और 4 किलो के बच्चे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ 4 किलो वाले बच्चे ही जिंदा रह पा रहे हैं, बाकी सब मर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन वैल्यू के अलावा जो वैल्यू है उसको फेवर किया जा रहा है, दैट इज डायरेक्शन। ठीक है, चलो ये बताओ 78, The coagulum is formed network of threads called thrombin। ठीक है जी, देख लेते हैं, spleen is the graveyard of RBC, मतलब रिथ्रोसाइट्स, रिथ्रोसाइट्स का मतलब है RBC। अब आपसे पूछा है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट, बताओ। चलो, The coagulum is formed network of threads called thrombins। अच्छे से पढ़िए और मुझे बताइए, थ्रोम्बिन लिखा हुआ है बेटा, क्या यहाँ पर फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला गलत और सेकंड वाला करेक्ट है ना। चलो एक बार आप चेक करो फिर भी, जो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोगुलम, कोगुलम क्या होता है, कोगुलम किसका किसका ये फैक्टर होता है, बताओ। लेट मी चेक बच्चे हो, वैसे मेरे हिसाब से आपकी जो भी वो दी जाएगी आंसर की किसी दूसरे साइट पर, तो उसमें भी आपका यही होगा, क्योंकि जो थ्रेड होता है बेटा वो थ्रोम्बिन का तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, इट मस्ट बी दी क्या होना चाहिए इसको, आप चेक कर लेना, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर यही है, द आंसर शुड बी डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि या तो यहाँ पर फाइब्रिनोजन होता है या फिर फाइब्रिन। ठीक है, सेकंड करेक्ट है। ये बताओ
एक ऐसा क्रॉप ब्रीडिंग जिसमें हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल्स या प्रोटीन हमें चाहिए, इसको कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है बेटे। जीन थेरेपी में द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है बार बार ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है वो इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं? बताओ। periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because these are not immortal ना, वो अमर थोड़ी है, तो बार बार इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे पेशेंट्स की बॉडी में, है कि नहीं? चलो बेटा, oogenesis कौन सी स्टेज पर शुरू होता है? बता दो। अर्ली डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, ये बताइए। लिपिज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड एज। लिपिज लूप किस में आते हैं बच्चों? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following functions is not performed by secretion from salivary gland? बताइए, salivary gland इनमें से किसकी सिक्रीशन नहीं करता? कम ऑन एवरीबॉडी, salivary gland इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? बेटा डी। डाइसैकेराइड तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं। माउथ में तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स शुगर स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है, वो भी लगभग कितना, 30%। सही बात है। चलो, एक लेबोरेटरी में 8 ड्रोसोफिला थे, मतलब टोटल 80 थे। अब जो 8 ड्रोसोफिला थे ना, वो एक हफ्ते में टपक गए, मर गए। तो आपसे पूछा है इनका डेथ रेट बताओ, तो बेटा 1/10 यानी कि 0.1। कुछ बच्चों ने 80 में से 8 माइनस भी कर दिया होगा, जो कि गलत है। ठीक है। चलिए 85। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपसे पूछा है कि सही उत्तर क्या होगा, पढ़ते हैं। restriction endonucleases recognize specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide. Correct. Restriction endonucleases cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। अगर यहाँ पर एंड्स लिखा होता तो गलत हो जाता। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 86। कौन सी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बच्चों? Which of the following is correct? बताओ, कम ऑन। नीचे से भी अगर शुरू करो ना, क्योंकि मुझे लगता है माइकोप्लाज्मा तो बच्चों को देखते ही पता चल जाएगा। लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल है, भाई गलत है, बिल्कुल देखते ही गलत है। फिर लिखा जो स्लाइम होल्स होते हैं किंगडम मोनेरा में आते हैं, बिल्कुल ही गलत है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हिट्रोट्रॉपिक, मतलब सिर्फ हिट्रोट्रॉपिक है, ये भी गलत है। तो आंख बंद करके भी सही उत्तर बता सकते हो, ऑप्शन ए। राइट। चलो 87। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, और आपसे पूछा है इनमें से जो करेक्ट है वो चुन लो। पढ़ी जरा ऑप्शंस, कम ऑन बच्चों। प्रो हार्मोन या इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है। A peptide and B peptide chains were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond, बिल्कुल सही बात है। Insulin used for treating diabetes was extracted from cattle and pigs, पहले तो ऐसे ही किया जाता था। Pro insulin needs to be processed for converted into a mature and functional hormone. Okay. Some patients develop allergy. Oh, allergic reaction to the foreign insulin. आपसे पूछा है सिर्फ जेनेटिक, कौन से वाले इंसुलिन के बारे में बच्चों? सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में कौन सा सही है। तो हमें बाकी स्टेटमेंट से क्या करना, सिर्फ बी वाला सही है। बाकी स्टेटमेंट्स वो तो सब ट्रू है, लेकिन हमें सिर्फ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पूछा है, तो आंसर होगा बी ओनली। ठीक है। ये बताइए, जो स्क्रबर होता है बच्चों, द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल्स, ये स्क्रबर के बारे में बोला है। फिर है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब बताओ सही उत्तर कौन सा है?
कम ऑन बच्चों। बेटा पहला तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट गलत हो गई है, रीजन बीइंग ये कुछ हार्मफुल गैसेस को रिमूव करता है स्क्रबर, ना कि पर्टिकुलेट मैटर। लेकिन सेकंड वाला बिल्कुल सही है, राइट। चलो 89, क्या पूछा 89 में? आपको कुछ रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी दी है और पूछा करेक्ट आंसर आपको बताना, ठीक है। तो बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस किस के बीच में वो देखेंगे, वो है ए और डी के बीच में 29%। मान लीजिए ए इधर आ गया और डी इधर आ गया, ऐसा भी हो सकता था बेटा कि डी इधर आए और ए इधर आए, है ना। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये हो सकता है थर्ड और फोर्थ, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है। 3 और 4 में से एक आंसर है, ये फॉर श्योर है। तो आपसे बोला है ए और डी के बीच में 29% की फ्रीक्वेंसी है। फिर उससे कम है बेटा 24% सी और डी के बीच में, तो वो लगभग यहाँ पर आ जाएगा सी। सी और डी के बीच में कितना है? 24%। अब बोला ए और बी के बीच में 20% है। अब आप मुझे बताओ ए और सी के बीच में कितना दे रखा है? ए और सी के बीच में हो रहा है 5, तो खत्म बात। पहले ए है, फिर सी है, फिर यहाँ पर कहीं बी आ जाएगा और फिर डी, तो ए सी बी डी। मुझे कैसे पता चला बेटा? 5% और 24% मिलाकर 29% हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं एक बार। चलो आपको फर्स्ट वाले को सेकंड से मैच करना है, जरा देख लेते हैं। बेटा ग्लाइकोजन लिखा हुआ है, स्टोर फूड, हमारे लिवर में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, राइट। ग्लोब्यूलिन लिखा है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, क्या होते हैं ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन? एंटीबॉडी होती है। क्यों भाई? स्टीरॉयड हार्मोन हो सकते हैं, थ्रोम्बिन बायोकैटलिस्ट हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए ए का 4, 2 में दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, है कि नहीं? अरे कहाँ गया? हाँ, तो बी और डी में से एक है। फिर यहाँ पर ए का 4 है, बी का है 3, तो बी का 3 डी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, यहाँ पर भी मैच दी फॉलोइंग कर रहे हैं बच्चों। डायफ्राम्स क्या करते हैं, इनका काम क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम क्या है? आईयूडीज क्या करेंगे? और लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में तो हमें ही पता था एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो डी का थर्ड किस किस में दे रखा है भाई? सिर्फ सेकेंड और थर्ड वाले में। और देख लेते हैं। फिर दे रखा है आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या करती हैं बच्चों इंट्रा यूटेराइन डिवाइस? बता दो फटाफट से, व्हाट डू आईयूडीज डू? कम ऑन, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या करती हैं बच्चों? जल्दी से बता दो। ये इंक्रीज कर देती है फैगोसाइटोसिस का, है ना। तो सी का सेकंड हो सकता है और डी का थर्ड, सी का सेकंड डी का थर्ड। बेटे सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 92 में आपसे पूछा है which of the following are not the effects of parathyroid hormones? बताओ इनमें से कौन से पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट नहीं है? चलो पढ़ लेते हैं एक बार। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल, बेटा गलत है, क्योंकि हड्डियों में से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड तक पहुंचा देती है, तो इंक्रीज कर रही है ना। तो देख लेते हैं बी ऑप्शन किस किस में है। फर्स्ट में नहीं है तो फर्स्ट नहीं हो सकता, थर्ड में नहीं है तो थर्ड भी नहीं हो सकता, या तो आंसर 2 में से है या फिर आंसर 4 में से। और देख लेते हैं रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। तो सी वाला इसमें दे रखा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो बेटा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड, ठीक है जी। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जरा देख लेते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो व्हेन अ बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। एनामनेस्टिक इज सबसे जब दूसरी बार कोई पैथोजन आता है, राइट। ये पहले एनकाउंटर के ऊपर बेस्ड है, राइट।
इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बेटा ये गलत है, क्योंकि वो इनेट होता है जो कि बर्थ से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए 94 10 ई कोलाई आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा था 94 में, 10 ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। आपने उनको एक मीडियम में ग्रो करवाया है, 15 वाला नाइट्रोजन है उनके पास, लेकिन आपने जब उसको 14 वाले मीडियम में रखा तो 60 मिनट्स के बाद हाउ मैनी ई कोलाई सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N50, मतलब 14 वाले जो डीएनए है वो कितने बैक्टीरिया में होंगे, ये आपसे पूछा है ना। तो एक बात सोचो कि यहाँ पर टोटल कितने हैं, 10 है। टोटल कितने हैं बच्चों, 10 है ना, ये तो समझ में आ गई आपको बात। और पूछा है 60 मिनट्स के बाद कितने आपको प्रोड्यूस हो जाएंगे, कितने मिलेंगे। आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n रख सकते हैं। n का मतलब है कितने टाइम्स हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना। ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट्स में अपना काम कर लेता है, तो फिर से 20 मिनट्स लेगा, फिर से 20 मिनट्स लेगा, तो 3 जनरेशन हो गई, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, ये तो आप समझ गए। लेकिन बच्चों इनमें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। कैसी रेप्लिकेशन होती है, सेमी कंजर्वेटिव। जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है तो उसमें से कुछ 14 होंगे, कुछ 15, समझ रहे हो। तो 60 मिनट्स का मतलब है 3 जनरेशन के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। मेरी बात सुनो, यहाँ पर तो एक 14 वाला है, एक 15, एक 14, एक 15। जब ये आगे जाएगा तो क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ध्यान से देखिए, 14 15 सिर्फ 14 14, ये भी 14 14, और यहाँ पर है 14 15। अगेन जब वो डिवाइड करेंगे तो भी आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है बच्चों, एक 14 15 वाला होगा, बाकी सारे 14 14, है ना। तो यहाँ पर जो 8 आपके पास आए हैं आफ्टर 60 मिनट्स, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो कि 15 वाले को कैरी कर रहे होंगे। ओनली 2F, मात्र 2 ही ऐसे हैं जो कि कैरी करेंगे 15 वाले को, ठीक है। तो आपके पास बचे टोटल 6, और क्योंकि टोटल 10 बैक्टीरिया है तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 और आपका आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। बेटा फिर से क्वेश्चन समझिए, 14 और 15 वाले दो 14 और 15 वाले 2 स्ट्रेन वाले इकोलाई बैक्टीरिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे आपसे क्या पूछा है, क्या वो कैरी कर रहे हैं, कौन से मीडियम में उनको रखा गया है। तो आपको याद रखना है 14 वाले मीडियम है या फिर 15 वाले मीडियम, राइट। चलो कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन जब भी आप ये करने बैठोगे तो आपको मिलेगा कि हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रही है, और उसमें से जो हाइब्रिड है बेटा हमें काउंट ही नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे को काउंट करना है जो कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम N15 हो, यानी कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ N14 अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ N14 प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। तो 50-50% चलता रहता है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए हमने इसका मीडियम कर दिया था चेंज, राइट, बहुत अच्छा। करेक्ट आंसर क्या हो गया फिर यहाँ पर 66। अगला देखिए 95, एक कलर ब्लाइंड फीमेल है जिसकी शादी हो रही है एक ऐसे आदमी से जिसकी मदर को कलर ब्लाइंडनेस थी, है ना। कितने प्रतिशत चांसेस है कि इनके बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस हो। ध्यान से सुनो, कलर ब्लाइंड फीमेल है लाइक दिस, कलर ब्लाइंड फीमेल, इसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसकी मम्मी को कलर ब्लाइंडनेस था, तो मम्मी ने इसको तो करवाई दी होगी कलर ब्लाइंडनेस। अब आप देख सकते हो कि दोनों ही पेरेंट्स को कलर ब्लाइंडनेस है बेटा, मदर को भी और फादर को भी, तो सारे बच्चों को ये बीमारी होना बनता है 100%। देखिए, which of the following is not a desirable feature of a cloning vector? origin of replication होता है, presence of marker gene, presence of single restriction enzyme site, presence of 2 or more recognition site, बेटा ये नहीं होता,
ऊपर वाले तीनों ठीक है, ये सेलेक्टेबल मार्कर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। देखो 97 में पूछा है, मैच करना है आपको, है ना। तो क्या क्या चीजें हैं, ब्रोंकियोल्स है बेटा, ब्रोंकियोल्स, सिलिएटेड एपिथेलियम, देखते ही पता चल गया ए का 4 होगा और वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। अगला देखो बेटा 98, आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, जल्दी से पढ़ी जरा, 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा। AVN जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, वेरी बैड। SAN जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होते हैं बेटा, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, जब लपटप की साउंड आती है। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ है इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल, नो, खुलते हैं बेटा इससे तो। अब आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए रिगार्डिंग साइनेप्सिस, क्या लगता है बच्चों। पहले है मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल सही बात है। करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन इलेक्ट्रिकल, सही बात है। केमिकल में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, राइट, तो गलत क्या हुआ, ऑप्शन 4 लिखा हुआ है इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनेप्सिस इज फास्टर, रॉन्ग, इलेक्ट्रिकल में फास्टर होता है बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है नॉट ट्रू, आपसे पूछा है नॉट ट्रू, जल्दी से देख लेते, नॉट ट्रू, एनालॉगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यस। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो शो एनालॉजी, यस, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर से बने हैं, ये रूट और ये शूट। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, यस, तो गलत क्या हुआ बेटा, ऑप्शन 4। सो वी आर डन विद दिस, एंड मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्या, नीट 2022 के लिए ड्रॉपर्स बैच। सो कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि 2023 के लिए अच्छा से बिल्कुल प्रिपरेशन करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो जरूर हमें ज्वाइन कीजिए, बहुत ही जल्दी ये बैच स्टार्ट हो रहा है, एंड डू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव अ गुड डे।